इंडिया का एथेनॉल सेक्टर मैसिव ओवर सप्लाई के प्रेशर में दबता चला जा रहा है। ऐसे में क्या उसके एक्सपोर्ट के लिए रास्ते खोलने का यही सही टाइम है? सेकेंडली, HCL टेक भी अब उन इंडियन आईटी कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो गया है जो कि खुद अपना डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। बट एसेट लाइट आईटी इंडस्ट्री ने इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया है? और थर्डली, मैं बताऊंगी आपको अडानी ग्रुप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच हाई कोर्ट में चल रही एक इंटरेस्टिंग लड़ाई के बारे में, दैट टू ओवर निकोटीन पाउचेस। दुनिया का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट महज कुछ ही हफ्तों के अंदर ऑफिशियली बेयर मार्केट बन चुका है। साउथ कोरिया के 25% क्रैश की डिटेल होंगी वीडियो के एंड में ट्रेंडिंग न्यूज सेक्शन में। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करने वाली स्टोरीज का डेटा बैक्ड एनालिसिस करते हैं। लेट्स बिगिन। इंडियन गवर्नमेंट के मेजर पुश के चलते हमारा देश अब अपनी जरूरत और कंजम्पशन कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे पूरे इंडस्ट्री के फैक्ट्री फ्लोर्स पर एक हैवी स्ट्रक्चरल स्ट्रेस दिखाई देने लगा है। ऊपर से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने के इस E20 रोल आउट के खिलाफ आम कार ओनर्स और कंज्यूमर्स के बीच भी काफी भारी बैकलैश भी मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में क्या इंडियन गवर्नमेंट को एथेनॉल के एक्सपोर्ट के बारे में भी सोचना चाहिए, वो भी काफी सीरियसली? चलिए पहले इस ओवर सप्लाई और कैपेसिटी के मिसमैच को हम डेटा से समझते हैं। केयर एज रेटिंग्स के नए डेटा एनालिटिक्स के मुताबिक इंडिया की टोटल एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी इस वक्त 20 बिलियन लीटर्स अ ईयर को क्रॉस कर चुकी है और चल रहे इस फिस्कल ईयर यानी कि FY27 के अंदर 4 बिलियन लीटर्स की नई कैपेसिटी और ज्यादा शुरू होने वाली है। लेकिन इस भारी केपेक्स के सामने हमारी रियल डिमांड बिल्कुल कम है। सरकार का E20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम पूरे साल में मुश्किल से सिर्फ 11 बिलियन लीटर्स अब्सॉर्ब कर पाता है। ऊपर से नॉन फ्यूल यूजर्स जैसे कि लिकर मेकर्स, फार्मास्यूटिकल फर्म्स और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स मिलकर मुश्किल से 3 to 3.5 बिलियन लीटर्स ही कंज्यूम करते हैं। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि हमारे देश के डिस्टिलरीज के पास इस वक्त करीब 7 बिलियन लीटर्स की एक मैसिव अंडर यूज्ड और अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी पड़ी हुई है। इस हैवी सप्लाई ग्लट के चलते देश भर के डिस्टिलरीज इस वक्त मुश्किल से 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रहे हैं और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगले 3 सालों तक ये ऑक्यूपेंसी मुश्किल से 65 से 75% तक ही जा पाएगी। महाराष्ट्र, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा एथेनॉल हब है, वो इस रीजनल ग्लट और सस्ते माल के डंपिंग का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बनता दिखाई दे रहा है। इस क्राइसिस से बचने के लिए दी ऑल इंडिया डिस्टिल्स एसोसिएशन यानी कि AIDA ने सरकार के सामने एक बड़ा प्रपोजल रखा है कि उन्हें इस सरप्लस एथेनॉल को नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे पड़ोसी देशों में एक्सपोर्ट करने की एडवांस परमिशन दी जाए। इन देशों ने अपने यहाँ पर 10% ब्लेंडिंग का कानून तो बना दिया है, पर उनके पास ना तो कच्चा माल यानी कि फीड स्टॉक है और ना ही एडवांस्ड डिस्टिलिंग पार्ट। इन देशों ने अपने यहाँ पर 10% ब्लेंडिंग का कानून तो बना दिया है, पर उनके पास ना तो कच्चा माल है और ना ही एडवांस्ड डिस्टिलिंग प्लांट्स हैं। लेकिन यहां पर एक कैच है कि ग्रीन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुगर केन या मेज से बनने वाले फर्स्ट जनरेशन यानी कि 1G फ्यूल एथेनॉल के एक्सपोर्ट्स पर सरकार ने अभी भी स्ट्रिक्ट बैन लगा के रखा हुआ है। सिर्फ क्रॉप रेसिड्यू और कचरे से बनने वाले सेकेंड जनरेशन यानी कि 2G एथेनॉल को ही सितंबर 2025 में एक्सपोर्ट क्लियरेंस मिली थी, जिसका वॉल्यूम ना के बराबर है। नॉन फ्यूल ग्रेड एथेनॉल भले ही थोड़ा बहुत तंजानिया या अंगोला जैसे जगहों पर जाता हो, पर सस्ता फ्यूल बेचने का रास्ता अभी भी सरकारी दांवपेच में फंसा हुआ है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे है, देश के अंदर हो रहे इस मैसिव एथेनॉल ओवर सप्लाई और कंज्यूमर्स के बढ़ते हुए बैकलैश को देखते हुए क्या आपको लगता है कि सरकार को एथेनॉल पर से एक्सपोर्ट बैन तुरंत हटा देना चाहिए या फिर पूरे ब्लेंडिंग टारगेट्स को ही टेम्परेरी होल्ड पर डाल देना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। दूसरी स्टोरी में HCL टेक्नोलॉजीज ने AI रेडी डेटा सेंटर्स बनाने के लिए 3500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। इस डेटा सेंटर को 50 मेगावाट कैपेसिटी तक स्केल किया जा सकता है। हालांकि सुनने में आपको ये कंपनी स्पेसिफिक केपेक्स स्टोरी लग सकती है, बट इस अनाउंसमेंट के पीछे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी है जिसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है। AI का बिजनेस अब सिर्फ सॉफ्टवेयर का नहीं रहा है। AI मॉडल्स को रन करने के लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो कि डेटा सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब HCL टेक का प्लान एक फुल स्टैक AI अप्रोच फॉलो करना है, जहां पर वो डेटा सेंटर से लेकर GPU कंप्यूट, AI मॉडल्स, एंटरप्राइज AI एप्लीकेशंस और मैनेज्ड क्लाउड सर्विसेज तक पूरी वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि रिलायंस, अडानी और एयरटेल जैसे जायंट्स लार्ज स्केल AI डेटा सेंटर प्लान्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट अब
इंडियन आईटी इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है। HCL टेक से पहले TCS भी 1 गीगावाट AI डेटा सेंटर फैसिलिटी लाने का ऐलान कर चुकी है टू सर्व इट्स ग्लोबल एंटरप्राइज क्लाइंट्स। बट एसेट लाइट कंसल्टिंग से एसेट हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट क्यों? सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक्स। AI वर्कलोड्स ट्रेडिशनल क्लाउड एप्लीकेशंस के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर को कंज्यूम करते हैं। अगर IT कंपनीज हर प्रोजेक्ट के लिए थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर्स से ये कंप्यूटिंग पावर रेंट करें तो उनके मार्जिन्स पर प्रेशर आता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो और इससे वो सिर्फ कंसल्टिंग से ही नहीं बल्कि AI कंप्यूट और उससे चलने वाली सर्विसेज से भी पैसे कमा सकेंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया का इवॉल्विंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। बैंकिंग, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट जैसे सेक्टर्स अपना सेंसिटिव डेटा इंडिया के अंदर ही प्रोसेस और स्टोर करना चाहते हैं। ऐसे में ये डेटा सेंटर्स डेटा लोकलाइजेशन और सॉवरेन प्रोसेसिंग को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी जितनी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। डेटा सेंटर्स बनाना एसेट हैवी बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, HCL टेक का 3500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में कंपनी के कैश फ्लोज और मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकता है। इसके अलावा 50 मेगावाट का AI डेटा सेंटर रिलायबल पावर सप्लाई, ग्रीन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स और एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी डिमांड करता है, जो कि इंडिया में अभी भी स्केल पर डेवलप हो रहा है। और AI हार्डवेयर का लाइफ साइकिल भी काफी फास्ट है। GPUs और AI एक्सेलरेटर्स हर 18 से 24 महीनों में नए जनरेशन से रिप्लेस हो जाते हैं। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को कमर्शियली यूटिलाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। बट फॉर नाउ इन्वेस्टर्स के लिए ये अनाउंसमेंट एक सिग्नल है कि इंडियन IT कंपनीज धीरे धीरे प्योर सॉफ्टवेयर सर्विसेज मॉडल से हाइब्रिड AI इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की तरफ बढ़ रही हैं। आप IT इंडस्ट्री के इस शिफ्ट को कैसे देखते हैं? टेल मी इन द कमेंट्स। और आगे बढ़ने से पहले रिमाइंडर टू लाइक एंड लीव अ कमेंट ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तीसरी स्टोरी में अडानी ग्रुप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग लीगल फाइट चल रही है, जिसका फाइनल जजमेंट ये तय करेगा कि इंडिया के ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट्स पर निकोटीन प्रोडक्ट्स बेचने के लिए क्या रूल्स होंगे फ्यूचर में। पूरा मैटर एक्चुअली मार्च में शुरू हुआ था, जब इंडियन ड्रग्स डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन के दौरान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री स्टोर्स में निकोटीन पाउचेस स्टॉक और सेल होते हुए पाए। अथॉरिटीज का कहना था कि ये प्रोडक्ट्स इंडिया में रिक्वायर्ड अप्रूवल्स के बिना बेचे जा रहे थे। इस फाइंडिंग को चैलेंज करते हुए अडानी ग्रुप की यूनिट मुंबई ट्रैवल रिटेल हाई कोर्ट पहुंच गई। बट गवर्नमेंट ने कोर्ट में साफ कहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर निकोटीन पाउचेस बेचना सिर्फ एक प्रोसीजरल मिस्टेक नहीं है, बल्कि ड्रग लॉज का सब्सटैंटिव वायलेशन है और ये एक सीरियस पब्लिक हेल्थ रिस्क भी क्रिएट करता है। बट अडानी ग्रुप का मेन आर्गुमेंट ये है दोस्तों कि ये सारे प्रोडक्ट्स कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर लॉक थे और उन्हें सिर्फ उन इंटरनेशनल पैसेंजर्स को बेचा जा रहा था जो देश से डिपार्चर यानी कि बाहर जा रहे थे। इसीलिए कंपनी का दावा है कि इन फिजिकल गुड्स पर इंडिया के डोमेस्टिक ड्रग और रजिस्ट्रेशन लॉज अप्लाई होते ही नहीं है। सरकार ने अडानी के इस पॉइंट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट के सामने सरकारी काउंसिल ने क्लियर किया कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट मुंबई एयरपोर्ट की जमीन पर लैंड करता है, वो लीगली इंडियन टेरिटरी और इंडियन एयर स्पेस के जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। सिर्फ कस्टम्स वेयरहाउस का टैग लगने से उसकी फिजिकल प्रेजेंस देश से बाहर नहीं मानी जा सकती है। सरकार ने बताया है कि देश में निकोटीन पैचेस और निकोटीन गम्स को एक प्रॉपर टेक्निकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद ही मेडिसिन कैटेगरी में अप्रूव किया गया है, पर निकोटीन पाउचेस अभी भी पूरी तरीके से एक अनअप्रूव्ड और इलीगल कैटेगरी है। वैसे पब्लिक हेल्थ का एंगल भी इस केस का एक मेजर पार्ट है। गवर्नमेंट के मुताबिक टोबैको हर साल इंडिया में 13.5 लाख लोगों की जान लेता है। ऐसे में निकोटीन पाउचेस एक लार्जली अनरेगुलेटेड पब्लिक हेल्थ कंसर्न भी है। दूसरी तरफ अडानी का स्टैंड है कि निकोटीन पाउचेस एक रीसेंट इनोवेशन है और इन्हें ड्रग नहीं माना जाना चाहिए। तो कंपनी का यह कहना है कि इस स्टेज पर इसे लॉ का ब्रीच कहना लीगली सस्टेनेबल नहीं है। अब सबकी नजर बॉम्बे हाई कोर्ट पर होगी, क्योंकि ये केस सिर्फ एक एयरपोर्ट या एक कंपनी का नहीं है। इसका आउटकम ये भी डिसाइड कर सकता है कि इंडिया में ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट्स पर निकोटीन पाउचेस जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्यूचर में किस तरह रेगुलेट किया जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में किसका स्टैंड सही है, अडानी ग्रुप का या फिर इंडियन गवर्नमेंट का? टेल मी इन द कमेंट्स। और हाँ, अगर आपने अब तक अपस्टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो, ताकि जब हम नया वीडियो लेकर आए तो वो आपसे मिस ना होने पाए। अब आती है ट्रेंडिंग न्यूज। साउथ कोरिया का कॉस्पी, जो कि 2026 में वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर स्टॉक मार्केट था, अब ऑफिशियली बेयर मार्केट में एंटर कर चुका है। इंडेक्स जून के रिकॉर्ड हाई से 25% गिर चुका है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इट इज स्टिल अराउंड 60% अप फॉर द ईयर, बिकॉज रैली इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। इस
क्रैश की सबसे बड़ी वजह एआई चिप स्टॉक्स बने। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स मिलकर कॉस्पी का आधे से ज्यादा वेट रखते हैं। एआई एक्साइटमेंट में रिटेल इन्वेस्टर्स ने हेवी लेवरेज के साथ इन स्टॉक्स में पैसा लगाया था, लेकिन जैसे ही एआई वैल्यूएशंस और चिप स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, पूरा का पूरा इंडेक्स प्रेशर में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यहां पर यह है कि जब एक मार्केट सिर्फ कुछ मेगा कैप एआई कंपनीज पर हेविली डिपेंडेंट हो जाता है तो रैली भी एक्सप्लोसिव होती है और करेक्शन उतना ही एक्सप्लोसिव होता है। इफ यू वांट टू नो कि इसे सिर्फ क्या करेक्शन समझना चाहिए या ये एक ग्लोबल एआई स्टॉक रैली में पहला बड़ा क्रैक है, देन कमेंट कीजिए कोरिया। तो आपको आज की कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई? लेट मी नो इन द कमेंट्स, और ऐसे ही वीडियोस रोज देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.